Hello everyone, welcome again in part 3 video of chapter 2 grade 9 science. So what we have to learn in this video? So we have to learn Tyndall effect. So what is Tyndall effect? When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloidal particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible in a solution. So this effect is known as Tyndall effect. So Tyndall effect can be seen when light enters a room through a small hole due to the scattering of light by the dust and smoke particles, and Tyndall effect can be seen in a dense forest due to scattering of light by water droplets in the mist. अब कुछ समझ में नहीं आया, राइट? सो टिंडल इफेक्ट होती क्या है? टिंडल इफेक्ट इज नथिंग एल्स बट अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का स्कैटर होना, लाइट का फैलना, उस चीज़ को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट. अब कहाँ पे होती है? तो मोस्टली जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस में से जब लाइट पास होती है तो वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या करते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को फैलाते हैं, और आपको क्या होगा? लाइट का पाथ विजिबल होगा. सो दैट इफेक्ट इज नोन एज Tyndall effect. The last 2 point is an example. Just take an example that आप कोई एक बंद रूम में बैठे हो, पूरा डार्क रूम है वो, जहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं है, एकदम पैक रूम है, बट ऊपर से कहीं पे कुछ होल होगा, तो होल से अगर थोड़ी सी भी सनलाइट आ रही होगी ना, तो आपको उस सनलाइट का पाथ क्लियर दिखेगा. तो वो क्या हुई? टिंडल इफेक्ट हुई. एट सेम वे फॉरेस्ट के अंदर भी होता है कि फॉरेस्ट के ऊपर क्या होगा? बहुत सारे प्लांट्स होंगे, तो प्लांट्स की कैनोपी की वजह से क्या हो जाएगा? पूरा फॉरेस्ट नीचे का पोर्शन एकदम काला काला हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, क्योंकि कैनोपी इतनी ज़्यादा होती है. कैनोपी मतलब पेड़ का जो ऊपर का एकदम घना घना पोर्शन होता है ना, उसकी वजह से सारे पेड़ एक साथ होते हैं तो नीचे लाइट नहीं होती. तो दैट वो जो घना पोर्शन होता है दैट इज़ कैनोपी. तो कैनोपी की वजह से क्या होगा? नीचे बहुत अंधेरा होता है, बट उस टाइम पे भी अगर थोड़ी सी जगह से भी सनलाइट आती है ना, तो वो टिंडल इफेक्ट जैसा वर्क करती है. मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ. हियर इज़ अ इमेज ऑफ टिंडल इफेक्ट्स. फर्स्ट वाली जो इमेज है वो सॉल्यूशन की इमेज है, जो 2 सॉल्यूशंस रखे, एक में से लाइट नहीं जा रही है, पाथ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इट्स अ होमोजीनियस सॉल्यूशन. बट दूसरे में से लाइट का पाथ दिख रहा है, टिंडल इफेक्ट दिख रही है, दैट्स वाई इट इज़ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. तो इसके ऊपर से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैन शो टिंडल इफेक्ट, मतलब कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट देता है. दैट इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, क्योंकि होमोजीनियस में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखती. देन ये तो थी फर्स्ट वाली इमेज, ए वाली. अब हम बात करते हैं इमेज बी की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला ना कि आप कोई रूम के अंदर बैठे होंगे, कि डार्क रूम होगा और कहीं से भी थोड़ी सी भी सनलाइट आ रही होगी, तो क्या होगा कि वो सनलाइट एकदम इस तरीके से आपको क्या होगी? स्कैटर हुई दिखेगी. कि थोड़े अमाउंट की लाइट भी क्या होती है? ज़्यादा स्कैटर हो जाती है. तो दैट इज़ टिंडल इफेक्ट. और ये नीचे वाला जो इमेज है दैट इज़ सी वाली जो इमेज है वो फॉरेस्ट की इमेज है, कि क्या होगा? कैनोपी की वजह से पूरा फॉरेस्ट डार्क हो गया, बट अगर कहीं से भी सनलाइट आ रही होगी तो वो सनलाइट के आपको रेज दिखेंगे, उसके शेड दिखेंगे, पाथ दिखेंगे. दैट इज नथिंग एल्स बट अ टिंडल इफेक्ट. देन समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. टिंडल इफेक्ट खत्म हो गई, बहुत सारे सॉल्यूशंस आप लोग ने पढ़े. अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते क्या है. सो what is saturated solution? So it is a solution which cannot dissolve any more of a solute at a given temperature. कि भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अब ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, उसकी एक कैपेसिटी आ गई है. देन इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, तो हम घर का एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक गिलास में पानी ले लो आप, और फिर उसके अंदर क्या करो? थोड़ी सी शक्कर डालो, या तो फिर शक्कर ना डालनी हो तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो. तो क्या होगा कि वो एक गिलास पानी है, तो उस एक गिलास की कैपेसिटी होगी कुछ अमाउंट तक शुगर को डिज़ोल्व करने की, कि भाई वो 1 चम्मच शुगर को डिज़ोल्व कर पाएगा, या तो 2 चम्मच, या तो 3 चम्मच शुगर को डिज़ोल्व कर पाएगा, या तो फिर सॉल्ट को. बट तब तक वो सारी शुगर क्या होगी? उसके अंदर मिक्स होती जाएगी. बट एक कंडीशन ऐसी आएगी
कि जब आप उसके अंदर शुगर डालोगे ना, फिर भी वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उस पानी की जितनी कैपेसिटी थी शुगर को डिसॉल्व करने की, उतनी कैपेसिटी में उसने डिसॉल्व कर दिया। तो अब शुगर के अब पानी के अंदर वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये जो लिमिट आ गई ना कि भाई 3 चम्मच ही शुगर डिसॉल्व हुई, तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया कि भाई अब इसके अंदर और कोई सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन। डन, समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। कि आपने जो ऊपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की ना, कि एक लिमिटेड अमाउंट तक चीज़ें उसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगी। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था दैट इज़ वाटर एंड शुगर। तो ग्लास के अंदर अगर 3 चम्मच शुगर डिसॉल्व हुई है, देन कि अगर 3 चम्मच शुगर डिसॉल्व हुई तो वो सॉल्युबिलिटी कितनी हुई उस पानी की, कि भाई 3 चम्मच डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है। सो दैट इज सॉल्युबिलिटी, कि भाई कितनी शुगर डिसॉल्व हुई, कितना सॉल्यूबल हुआ, तो 3 चम्मच सॉल्यूबल हुई। दैट्स वाई द सॉल्युबिलिटी इज 3 स्पून। डन। और जो सॉल्यूशन बना दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब it is a solution which can dissolve some more of the solute at a given temperature। कि भाई अनसेचुरेटेड मतलब कि भाई अभी भी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप और शुगर डालोगे तो वो आप डिसॉल्व हो पाएगा। देन अगर आप शुगर डालो और डिसॉल्व ना हो पाए, एक लिमिट आ गई है, तब वो कौन सा हुआ, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट अगर आप उसके अंदर शुगर डालते ही जा रहे हो और वो कंटिन्यूअस डिसॉल्व हुए जा रही है, देन इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डन, समझ में आया। हर एक सॉल्यूशन की एक लिमिट तो होगी, कभी ना कभी तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा ही, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो डिसॉल्व नहीं कर पाता। बट जब तक वो डिसॉल्व कर पाता है तब तक वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डन। नाउ हाउ टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑलरेडी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दे दिया है, बट देन ऑल्सो हम यहाँ पे और एक एग्जाम्पल सॉल्ट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देन टेक अ 50 ml of take 50 ml of water in 2 beakers. Add salt in 1 beaker with continuous stirring till no more salt dissolve in it। कि आपको क्या करना है, 2 बीकर्स लेने हैं पानी के और उन दोनों के अंदर 50-50 ml वाटर ऐड करना है। अब क्या करना है कि एक के अंदर आपको सॉल्ट डालना है, एक के अंदर आपको सॉल्ट नहीं डालना है। अब सॉल्ट कितना डालोगे कि भाई कंटिन्यूअस आप सॉल्ट डालते जाओगे और उसको क्या करते जाओगे, चम्मच से स्टीर करते जाओगे, स्टर करते जाओगे, मतलब कि उसको हिलाते जाओगे और तब तक सॉल्ट डालोगे जब तक वो सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। डन। जब बंद हो जाएगा तब वो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। डन। Now, similarly add sugar in the other beaker with continuous stirring till no more sugar dissolve in it. Then एक बीकर में हमने सॉल्ट डाला, दूसरे बीकर में हम क्या डाल रहे हैं, वाटर के अंदर शुगर डाल रहे हैं। दैट इज कंटिन्यूअस, कि भाई आप कंटिन्यू डालते जाओ, तब तक डालते जाओ जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाएगा। एंड एट अ पॉइंट व्हेन द शुगर एंड सॉल्ट गेटिंग stop to dissolve that type of solution, and at that point of time the solution will get saturated. Done. Now if the mixture are heated it dissolves some more amount of the solute. Then कि अब वो सॉल्यूशन सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, उसके अंदर ज़्यादा शुगर या तो फिर ज़्यादा सॉल्ट नहीं जा रहा है। बट अगर आप उसको थोड़ा गर्म करोगे तो गर्म होने की वजह से क्या होगा कि उनके पानी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स की जगह होगी, गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगी, वो जगह थोड़ी ओपन हो जाएगी और ज़्यादा अमाउंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो पाएगा। Then the solubility of different substances are different and the solubility of the substance varies with the temperature। कि भाई सारे सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे शुगर एंड सॉल्ट का ही एग्जांपल ले लो, सॉल्ट पानी में डालते ही मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बट शुगर को डिसॉल्व होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इन दोनों की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। देन नाउ
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन is the amount of solute present in a given amount of the solvent or solution. भी concentration मतलब क्या हुआ? concentration is a type of ratio कि concentration solution एक टाइप का रेशियो है. किन के बीच का रेशियो? कि भाई आप कितने सॉल्वेंट के सामने कितना सॉल्यूट डाल रहे हो, दैट इज रेशियो. जैसे आपको सेल में होता है ना कि भाई 500 रुपये की चीज़ लोगे तो 50 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, तो ये एक टाइप का कॉन्सेंट्रेशन हुआ कि भाई इतनी की लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा. एट ए सेम वे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि भाई इतना सॉल्वेंट लिया है तो उसके सामने आपको इतना सॉल्यूट डालना है. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. देन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? ऊपर रहेगा, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा? नीचे रहेगा. दैट मीन्स सॉल्वेंट की कंपैरिजन में आप सॉल्यूट डाल रहे हो. नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और एल्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. कि इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, या तो मास बाय मास रेशियो ले सकते हो और एल्स यू कैन टेक मास बाय वॉल्यूम रेशियो. अब इसमें क्या होगा? मास बाय मास होगा तो आपको क्या करना है? दोनों चीज़ों का मास कैलकुलेट करना है कि भाई सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी दोनों का मास कैलकुलेट कर लोगे तो वो हो गया मास बाय मास. और अगर मास बाय वॉल्यूम है तो क्या होगा? एक का वॉल्यूम चेक करना है, एक का मास चेक करना है. देन बट फिर भी हम डिटेल में इक्वेशन पढ़ते हैं कि क्या होता है. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ मास बाय मास सॉल्यूशन. तो मास बाय मास सॉल्यूशन में क्या होगा? तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट. अगर आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि देयर इज 100 ml वाटर इन अ बिकर एंड 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन प्लेट.